सफलता की तैयारी द प्रेप वॉल्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स और वन्यजीव अभयारण्य। सुनने में भारी भरकम लगते हैं ना, लेकिन आज हम इस पूरे ताने बाने को ऐसे सुलझाएंगे कि रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ लॉजिक और कमाल की ट्रिक्स के साथ दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक झटपट नज़र डाल लेते हैं। हम बायोस्फीयर रिजर्व के कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर भारत के टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर की उस शानदार सक्सेस स्टोरी को समझेंगे जिसने इतिहास रच दिया। उसके बाद प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और हाँ, सबसे आखिर में इन सबको आसानी से याद रखने की कुछ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है और इनका असल मकसद क्या है? देखिए, 1971 में यूनेस्को ने एक बड़ा ही कमाल का प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम। इसका विजन बहुत ही साफ था। मकसद इंसानों को प्रकृति से बिल्कुल अलग थलग करके बाउंड्री खींचना नहीं था, बल्कि असली गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा बेहतरीन बैलेंस बनाना जहां इंसान भी तरक्की करे और हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब ये बैलेंस बनता कैसे है? इसके लिए एक बायोस्फीयर रिजर्व को मेनली 3 जोन्स में बांटा जाता है। इमेजिन कीजिए, सबसे अंदर होता है कोर जोन, एकदम VIP इलाका। यहाँ सिक्योरिटी सबसे टाइट होती है ताकि जो हमारी एंडेमिक या दुर्लभ प्रजातियां हैं वो बिना किसी इंसानी दखल के सेफ रहें। इसके ठीक बाहर आता है बफर जोन। ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जहाँ कुछ लिमिटेड और रेगुलेटेड एक्टिविटीज ही अलाउड होती हैं। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन। ये वो सहयोगी इलाका है जहाँ इंसान प्रकृति के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर रहते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। भारत सरकार ने अब तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व नोटिफाई किए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 12 ही ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की उस प्रेस्टीजियस MAB लिस्ट में जगह मिली है। इसके अलावा अगर एरिया की बात करें तो गुजरात के कच्छ का रण इन सब में सबसे बड़ा है। और हाँ, मन्नार की खाड़ी ये भारत का सबसे पहला मरीन यानी समुद्री रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व से आगे बढ़ते हैं और अब अपना पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी पर, यानी भारत के टाइगर रिजर्व्स पर। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया होता है जो वहाँ मौजूद सभी तरह के वन्यजीवों के लिए होता है, लेकिन टाइगर रिजर्व वो एक VIP जोन है जो खासतौर पर सिर्फ बाघों और उनके घर को बचाने के लिए डेडिकेटेड होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक टाइगर रिजर्व किसी बड़े नेशनल पार्क के अंदर हो सकता है, लेकिन एक टाइगर रिजर्व कभी भी एक पूरे नेशनल पार्क को अपने अंदर नहीं समेट सकता। बाघों को बचाने की इस मुहिम में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 1973 में उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था। और अगर हम सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और एक और प्राउड मोमेंट, बाघों की आबादी को तय समय में दुगना करने का जो ग्लोबल टारगेट था, उसे अचीव करने के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला TX2 अवार्ड मिला था। कमाल की बात है ना? अच्छा, अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या IBCA की। 2019 में प्रपोज किए गए इस अलायंस का मकसद दुनिया के 97 देशों में पाई जाने वाली 7 बिग कैट्स को बचाना है। अब भारत की बात करें तो हमारे पास टाइगर, शेर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और चीता, ये पांचों मौजूद हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन 7 में से सिर्फ प्यूमा और जगुआर ही ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे भारत में नहीं पाई जाती। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो ये पूरी जर्नी रही है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। ये सफ़र शुरू हुआ 1972 में, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तब हमारे देश में सिर्फ 9 रिकॉर्डेड बाघ बचे थे। सोचिए, सिर्फ 9। फिर 2005 में अथॉरिटी बनी, 2006 में बाघों की पहली प्रॉपर गिनती हुई और 2010 में रूस में वो फेमस TX2 गोल सेट किया गया, यानी बाघों की संख्या डबल करने का लक्ष्य।
और अगर आज हम आंकड़ों पर नजर डालें तो रिजल्ट सच में बेमिसाल हैं। 2014 में बाघों की संख्या 2226 थी। 2018 में ये बढ़कर 2967 हो गई और 2022 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये नंबर लगातार 6% की शानदार ग्रोथ के साथ 3682 तक पहुंच गया है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। और ये जो बड़ा सा 80% का नंबर है, ये इस बात का सबूत है कि आज दुनिया भर की कुल बाघ आबादी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में रहता है। जी हाँ, भारत आज ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन की अनडिस्प्यूटेड कैपिटल बन चुका है। टाइगर रिजर्व्स के बाद अब हम बात करेंगे भारत के उन प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की, जो अलग-अलग प्रजातियों को पनाह देते हैं। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भारत ने जानवरों और उनके घरों को बचाने के लिए पूरे देश में कुल 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। जी हाँ, 566। अब जाहिर है इतने सारे नाम सीधे रटना तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसलिए इन सेंचुरीज के पीछे जो महान लोग रहे हैं, जो असली चैंपियंस रहे हैं, उनके जरिए चीजों को याद रखना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका हो सकता है। हमारे देश में ऐसे कई लेजेंड्स हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नेचर कंजर्वेशन को डेडिकेट कर दी, जैसे कैलाश सांखला या वाल्मीकि ठाकुर, जिन्हें हम टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अजय देसाई एलिफेंट मैन कहलाते हैं। महान सलीम अली जी हमारे बर्ड मैन हैं, राजेंद्र सिंह वाटर मैन है, जादव पायंग फॉरेस्ट मैन है और रोमिलस विटेकर स्नेक मैन के नाम से मशहूर हैं। जब आप इन चेहरों और इनके टाइटल्स को याद रखते हैं तो इनसे जुड़े नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज को रिकॉल करना चुटकियों का खेल हो जाता है। और अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे मजेदार और इंतजार वाला हिस्सा, इन सारे फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक करने की कुछ जबरदस्त ट्रिक्स। चलिए कुछ स्मार्ट और फनी मेंटल एंकर्स सेट करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। इसे ऐसे याद रखिए, कोल्ड का मतलब होता है हिम यानी बर्फ, और हिम से बना हिमाचल, एकदम सिंपल। उत्तराखंड का नंदा देवी, याद रखिए जब इंसान परेशान होता है तो सिर्फ भगवान ही उत्तर देते हैं, तो उत्तर से उत्तराखंड। असम के मानस के लिए सोचिए, एक पिग कीचड़ में गिरा, अब उसके बचने की कोई आस नहीं है, सबने उसे बचाने से मना कर दिया। आस से असम और मना से मानस। और ओडिशा का सिमलीपाल एक बहुत ही सिंपल सा सीएम है जो जोर लगाकर काम करता है। सिंपल से सिमलीपाल और जोर से वहां का जोरंडा जलप्रपात। देखिए कैसे ये छोटे छोटे वाक्य सीधे स्टेट और रिजर्व को कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्स में अक्सर एक ट्रिकी सवाल आता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है। तो चलिए इन सबको वहां ना जाने का एक फनी सा एक्सक्यूज दे देते हैं। दिहांग दिबांग, भाई दबंग लोग किसी की पार्टी में नहीं जाते। कोल्ड डेजर्ट, एक कोल्ड यानी रूखा इंसान सोशली एक्टिव नहीं होता। कच्छ का रण, ये इस छोटी सी लिस्ट में फिट होने के लिए बहुत बड़ा है। डिब्रू सैखोआ, भाई दारा शिको तो पहले ही जा चुके हैं। और शशाचलम, शीशा यानी कांच, चलकर थोड़ी जा सकता है। हो गया ना वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर। यही सेम लॉजिक हम टाइगर रिजर्व्स के लिए भी लगाएंगे। असम का मानस टाइगर रिजर्व, भले मानस आज शाम कोई रंग सुनाओ, शाम से असम। बिहार का वाल्मीकि, शादी के बाद हर आदमी बालम बन जाता है, बालम से वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ का अचानक मार, छत पर अचानक से उड़ती हुई घास देखी, छत से छत्तीसगढ़ और अचानक से अचानक मार। महाराष्ट्र के ताड़ोबा और पेंच के लिए, जब कोई हार जाता है यानी महाराष्ट्र, तो उसे ताड़ोबा से मारने का मन करता है या फिर लोग पेंच लड़ाने लगते हैं। इन छोटी छोटी फनी कहानियों से वो लंबे लंबे और कंफ्यूजिंग नाम तुरंत याद आ जाएंगे। और यही साउंड बेस्ड ट्रिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर भी बिल्कुल परफेक्ट काम करती हैं। पंजाब के हरी के और बीड़ मोती बाघ के लिए, पंजाब में हरी और मोती का जाप करो। हरियाणा के छिलछिला और भिंडावास, हरी सब्जी या भिंडी को छीलना, हरी से हरियाणा। आंध्र प्रदेश का कोरिंगा, एक अंधा व्यक्ति छड़ी में रिंग यानी घंटी लगाकर चलता है, अंधा से आंध्रा और रिंग से कोरिंगा। और सिक्किम के पंगोलखा और बरसे, आसमान से लाखों सिक्के बरसें, सिक्के से सिक्किम। है ना एकदम मजेदार तरीका, रटने का झंझट ही खत्म। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि असली सफलता सिर्फ जानवरों को बाउंड्री के अंदर बंद रखने में नहीं है, बल्कि जैसा कि बायोस्फीयर रिजर्व का विजन है, प्रकृति को बचाने और इंसान के विकास के बीच वो एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में ही हमारी सच्ची जीत है।
अब जब आपके पास ये सारे फैक्ट्स और ये कमाल की मेमोरी ट्रिक्स हैं, तो अगला कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जिसे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिमाग के नक्शे में सेट करने वाले हैं? मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के बाद ये जनरल नॉलेज आपको कोई रटने वाली किताब नहीं, बल्कि भारत की इस खूबसूरत प्राकृतिक विरासत की एक शानदार जर्नी लगी होगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।